नमस्कार साथियों, सार्थक पहल बदलाव हमसे है। मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम लेके आए हैं भारतीय शिक्षा पद्धति। तो भारतीय शिक्षा पद्धति को हम 3 पार्ट में इसे पढ़ेंगे। तो 3 वीडियो आप लोगों को मिलेंगे क्रमशः। पार्ट ए जिसमें प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति, पार्ट बी जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अधीन भारत में शासन पद्धति, भारत में शिक्षा पद्धति, और फिर स्वतंत्र भारत में शिक्षा पद्धति। ये 3 पार्ट में पढ़ना है। तो आज जो अभी हमारा पार्ट है वो है प्राचीन भारत में शिक्षा पद्धति। तो शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से बना है और शिक्षा गांधी जी ने बड़े अच्छे से परिभाषित किया है। शिक्षा वह है जिससे बालक के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास हो सके। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक विकास हो सके। तो ज्ञान को प्राप्त करने का ढंग शिक्षा है। तो प्राचीन काल में ज्ञान को प्राप्त करने के तरीके तो 2 बताए गए हैं। एक है परा और दूसरा अपरा। परा और अपरा। परा अर्थात वेदों से प्राप्त ज्ञान, वेदों से प्राप्त ज्ञान। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन, अथर्ववेद सबसे नया। तो ये जो चारों वेद और चारों वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए वेदांग, और वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। छंद, व्याकरण और ज्योतिष। तो ये जो है परा, ये पूरा जो पाठ्यक्रम है वो परा के अंतर्गत आएगा। तो 4 वेद और 6 वेदांग। इसी प्रकार अपरा मतलब जीवन से प्राप्त ज्ञान, जीवन से प्राप्त ज्ञान मतलब यह अनुभव के आधार पर सीखा हुआ ज्ञान है जिसे हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं और इससे सीखते हैं। तो प्राचीन भारत में ज्ञान के 2 स्रोत हमने पढ़े, अपरा और परा। परा मतलब वेदों से प्राप्त ज्ञान और अपरा वास्तविक जीवन से प्राप्त ज्ञान। अब ये जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं वो है शिक्षक। शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करते हैं। तो ये इनके भी विभिन्न प्रकार हम देखते हैं प्राचीन काल में शिक्षक के। तो सबसे पहले आचार्य, नंबर 1 आचार्य। बिना शुल्क के अध्यापन कराने वाले शिक्षक। बड़ा अच्छा, आचार्य बिना शुल्क के अध्यापन कराने वाले शिक्षक जो वेदों का अध्यापन करा रहे हैं, वेदांत का अध्यापन करा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार का हमसे दक्षिणा स्वीकार नहीं करते हैं। तो ऐसे शिक्षक कहलाते हैं आचार्य। फिर है उपाध्याय। उपाध्याय अर्थात सशुल्क वेदों के किसी एक भाग का अध्यापन कराने वाले। ये 4 वेद है, 4 में से किसी भी एक के विशेषज्ञ जो है वो उपाध्याय कहलाएंगे। और वो आपको पढ़ाने के लिए उसकी शुल्क भी लेंगे, फीस भी लेंगे, दक्षिणा भी लेंगे। तो उसे क्या कहेंगे हम? उपाध्याय। फिर है द्विवेदी।
अर्थात सशुल्क वेदों के किसी दो भाग का अध्ययन करा रहे, मतलब 2 वेदों का अध्यापन करा रहे हैं तो वो द्विवेदी। इसी प्रकार त्रिवेदी, मतलब जो सशुल्क 3 वेदों का अध्ययन कराते हैं, और चतुर्वेदी अर्थात सशुल्क 4 वेदों का और वेदांगों का अध्ययन कराते हैं। ये क्लियर हो गया इतना। शिक्षा प्राप्त करने के 2 तरीके, पाठ्यक्रम हमने प्राचीन समय का देखा, और उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट कराने वाले शिक्षक। ये होते हैं चरक अर्थात भ्रमण कर अध्यापन कराने वाले शिक्षक, जो विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हैं और छात्रों को उदाहरण के साथ में विभिन्न स्थानों से जानकारी एकत्रित कराते हैं। फिर है गुरु गृहस्थ आश्रम में रहकर शिक्षा प्रदान कर जीवन यापन करने वाले, तो इन्हीं क्या बोलेंगे हम? गुरु। इन्हें क्या कहेंगे? गुरु। तो इस तरीके से देखा शिक्षक कितने प्रकार के होते थे। अब हम देखेंगे प्राचीन समय के शिक्षण संस्थान जो उस समय भारत में थे। तो एक तो होते गुरुकुल, सब समझ गए हमने। गुरु के आश्रम में रहना, उनकी सेवा करना और वहीं पर वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना। ऐसे गुरुकुलों में हम सबसे महत्वपूर्ण देखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय भारत का ही नहीं, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय। लगभग 3000 ईसा पूर्व इसकी स्थापना। बहुत प्राचीन समय से यह शिक्षण संस्थान प्रचलन में था। 10,500 छात्र छात्राएं यहां अध्ययनरत। 10,500 छात्र छात्राएं अध्ययनरत। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक या मौर्य काल में भी ये विश्वविद्यालय प्रचलन में था। और यहां पर चाणक्य, हम प्रमुख गुरुओं की बात करें तो चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा आदि यहां के प्रमुख आचार्य रह चुके थे। जीवक, एक नाम मिलता है जीवक, जो कि सम्राट अशोक से पहले बिंबिसार के समय में ये जीवक का नाम हमने कहीं हिस्ट्री में पढ़ा है। अब प्राचीन समय का दूसरा विश्वविद्यालय देखते हैं तो है नालंदा। नाम सबने सुना होगा, नालंदा विश्वविद्यालय या विहार। बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा यहाँ दी जाती थी, इसलिए इसे विहार नाम दिया गया है। क्या नाम? विहार। तो ये मगध बिहार में। तो फिर ये ऊपर वाला कहां था? गांधार प्रदेश में। कहां पर? गांधार प्रदेश में। अब चूंकि ये वर्तमान में भारत में नहीं है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है तो उसमें नालंदा सही हो जाता है। यदि ये क्वेश्चन बने वर्तमान में भारत में स्थित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था, तो फिर ये होगा नालंदा। और विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था तक्षशिला, वर्तमान में ये पाकिस्तान में आता है। नालंदा विश्वविद्यालय तो यह है मगध बिहार में, कुमारगुप्त द्वारा इसकी
स्थापना कुमार गुप्त 415 ईस्वी के लगभग 415 ईस्वी में 8,500 छात्र 8,500 छात्र व 1,050 से अधिक शिक्षक आचार्य यहां पर शिक्षा प्रदान करते थे। 1,050 इसको और ठीक करते हैं हम 1510 लगभग 1510 से अधिक जो आचार्य है यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करते थे। इसके कुलपति का नाम मिलता है कुलपति शीलभद्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्री के लिए किसी भी एग्जाम में नेट सेट के लिए महत्वपूर्ण है। इसके जो कुलपति हुआ करते थे वो शीलभद्र और रत्न सागर, एक रत्न सागर ये भवन का नाम है। 3 मंजिला भवन हुआ करता था ये, 3 मंजिला, और ये था पुस्तकालय। रत्न सागर क्या था यहाँ पर? पुस्तकालय। रत्न सागर यहाँ का पुस्तकालय था। वर्ष 1202 की घटना, वर्ष 1202, नाम है बख्तियार बिन खिलजी। बख्तियार बिन खिलजी। वर्ष 1202 में बख्तियार बिन खिलजी के सैनिकों ने इस पुस्तकालय को, इस पूरे विहार को आग के हवाले करके इसे नष्ट कर दिया था। आग के हवाले करके उसे नष्ट कर दिया था। अब है वल्लभी विश्वविद्यालय। वल्लभी विश्वविद्यालय, देखो ये जो है नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन ये महायान शाखा, महायान शाखा, और ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित वल्लभी विश्वविद्यालय मैत्रक राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। मैत्रक राजाओं द्वारा स्थापना, मैत्रक राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई, और ये हीनयान धर्म शाखा संबंधित, हीनयान बौद्ध धर्म की हीनयान या शाखा से संबंधित था। हीनयान शाखा से संबंधित। अगला हम देखते हैं विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बड़ा महत्वपूर्ण। विक्रमशिला विश्वविद्यालय मगध, मगध में गंगा नदी के तट पर, मगध में गंगा नदी के तट पर, मगध में गंगा नदी के तट पर पाल वंश के शासक धर्मपाल द्वारा, बंगाल के पाल वंश के शासक, पाल वंश के शासक धर्मपाल, धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई। धर्मपाल, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल द्वारा इसकी स्थापना की गई, और इसका एक कामपाल नामक एक बौद्ध भिक्षु, कामपाल नामक बौद्ध भिक्षु, कामपाल नामक बौद्ध भिक्षु। तो ये जो पाल वंश के शासक धर्मपाल के संरक्षण में कामपाल नामक बौद्ध भिक्षु ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप, मुख्य विषय या पढ़ाया जाने वाला मुख्य विषय कौन सा था? बौद्ध धर्म का तांत्रिक रूप। और यहाँ पे विद्वान थे, एक नाम मिलता है दीपांकर। दीपांकर एक प्रसिद्ध विद्वान जो विक्रम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, पुष्पगिरी विश्वविद्यालय ओडिशा में 3री शताब्दी में, उड़ीसा 3री शताब्दी ईसा
ईसा पूर्व। कौन? सम्राट अशोक, सम्राट अशोक द्वारा पुष्पगिरी विश्वविद्यालय। तो ये जो विश्वविद्यालय 3 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। 3 पहाड़ियां कौन कौन सी? ललितागिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। 3 पहाड़ियों से, ललितागिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। ललितागिरी, रत्नागिरी और उदयगिरी। इसके बाद में एक और विश्वविद्यालय जो बड़ा प्रसिद्ध था वो है उदंतपुरी। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसके संस्थापक गोपाल, पाल वंश के शासक गोपाल। संस्थापक कौन थे इसके? गोपाल। संस्थापक गोपाल। दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, सबसे पहले नंबर पे तक्षशिला और उसके बाद में उदंतपुरी, और ये नालंदा विश्वविद्यालय के पास में। एक और विश्वविद्यालय है सोमपुरा विश्वविद्यालय। सोमपुरा विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना राजा देवपाल ने बिहार में की थी। जिसकी स्थापना राजा देवपाल द्वारा बिहार में की गई थी। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने देखा प्राचीन भारत में शिक्षा के स्रोत क्या थे, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या था, शिक्षकों की कैटेगरी, कितने प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे, और प्रमुख विश्वविद्यालय उस समय कौन कौन से थे। तो ऐसे ही रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो जो है वो आपको प्राप्त हो सके। बहुत बहुत